हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था और ये एक्सरसाइज है 21.1 केसीसी ना क्लास 11th। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप सो दैट, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो चार वर्टिक्स चार वर्टिसेस दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। वो भी किसका यूज करना है? स्लोप का यूज करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। देखो, पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है पैरेललोग्राम। तो ए बी सी एंड डी, तो अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। कहने का मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और अगला हो जाएगा ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए बी होगा डी सी के पैरेलल और ए डी होगा बी सी के पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम कहलाता है। तो अगर हम लोग ये दोनों चीज़ें दिखा दें कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। तो चारों वर्टेक्स दे रखा है, पहले वर्टेक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। वो वर्टेक्स क्या, वो देखो, -2 -1, -2 -1, ठीक है। अगला पॉइंट है 4,0, 4,0। सी वर्टेक्स है 3,3, ये पॉइंट 3,3। और अगला है -3,2, -3,2। हमें ये प्रूफ करना है ये चारों वर्टेक्स पैरेललोग्राम का है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये दिखाएंगे कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और वो भी किसका यूज करना है? स्लोप का। तो स्लोप का यूज करके हम लोग कैसे दिखाएंगे कि ये जो वर्टेक्स है ये क्या है? पैरेललोग्राम का है। तो इस पे बात करते हैं। देखो, 2 पॉइंट दिया है तो ए बी का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट दिया रहा है तो स्लोप कैसे निकालते थे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो, यहाँ पे हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ डी सी निकालेंगे, ठीक है। और दोनों के स्लोप को इक्वल दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का स्लोप अगर इक्वल होगा तो दोनों क्या कहलाएगा? पैरेलल कहलाएगा, है ना। अगर ए बी और डी सी का स्लोप इक्वल आया तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग क्या निकालने वाले हैं? स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? तो y2 - y1 यानी कि 0 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, अपॉन x2 - x1 यानी 4 + 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ ए बी आया है। अब स्लोप ऑफ डी सी निकालते हैं। स्लोप ऑफ डी सी, बोलो डी सी का स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 - y1 यानी 3 - 2 अपॉन फिर 3 - 3 यानी कि 3 + 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 1/6, ठीक है। देखो दोनों का स्लोप इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी। और अगर दो लाइन का स्लोप बराबर हो तो दोनों क्या होता है? पैरेलल होता है। ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइन का। तो बोलेंगे क्या कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार हम लोग इसको भी दिखा देते हैं कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी है। उसके लिए क्या करना होगा? ए डी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे, दोनों के स्लोप को इक्वल दिखा देंगे, है ना। तो अब अगला निकालते हैं स्लोप ऑफ ए डी। तो ए डी का स्लोप कैसे निकलेगा? तो y2 - y1 यानी 2 + 1 अपॉन x2 - x1 यानी -3 + 2 आ जाएगा। तो यह जाएगा 3 अपॉन -1 यानी कि -3 आ गया। अब स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। स्लोप ऑफ BC क्या लिखेंगे? y2 - y1 यानी कि 3 - 0 अपॉन x2 - x1 3 - 4, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा -1 यानी कि -3। तो बोलेंगे स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, ये दोनों का स्लोप बराबर है, स्लोप ऑफ बी सी। तो क्या बोलेंगे? ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है ना। और ये हो गया प्रूव्ड।
हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या होता है कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और ये कंडीशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। तो अगर दो लाइन पैरेलल दिखाना हो तो क्या करेंगे, दोनों का स्लोप बराबर दिखा देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें लिखा अ क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस, 4 वर्टेक्स दिया हुआ है। कहने का मतलब एक चतुर्भुज है जिसका चारों वर्टेक्स दे रखा है, चारों शीर्ष दे रखा है। सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों वर्टेक्स दे रखा है, उस क्वाड्रिलेटरल का जो मिड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करेंगे तो वो पैरेललोग्राम आएगा, ये प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का ये हमें नहीं पता है, तो एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ठीक है, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। हमें पता नहीं किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लिए, नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। तो ये चारों वर्टेक्स नहीं दिया है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ए बी के मिड पॉइंट को पी मान लेते हैं, इसके मिड पॉइंट को क्यू, इसके मिड पॉइंट को आर, और इसके मिड पॉइंट को एस मान लेते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बन के आएगा ये पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू और एस आर को पैरेलल दिखाएंगे, यानी कि दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा। फिर एस पी और आर क्यू का स्लोप निकाल के दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो पैरेलल हो जाएगा। तो कहने का मतलब पी क्यू का स्लोप निकालना है, एस आर का स्लोप निकालना है। तो स्लोप तो तब निकाल पाएंगे जब दोनों का कोऑर्डिनेट पता हो, सही ना। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, अच्छा क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स दे दिया है ना, मिड पॉइंट नहीं दिया है। तो वर्टेक्स कौन कौन सा लिख लेते हैं, 4,1, 4,1। अगला वर्टेक्स है 1,7, 1,7। और अगला वर्टेक्स है -6,0, -6,0। और एक और वर्टेक्स है -1, -9। ठीक है, -1 एंड -9, चेक कर लो आप लोग। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो आप देखो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका वर्टेक्स दे रखा है, इसका जो मिड पॉइंट है इसको हमने ज्वाइन किया। तो हमें ये प्रूफ करना है PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PQ का स्लोप निकालना पड़ेगा, SR का स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए। तो पहले पॉइंट P निकालते हैं, Q निकालते हैं, R और S निकालते हैं। तो जो पॉइंट P है, Q, R, S ये सब है क्या, ये सभी मिड पॉइंट है, सही ना। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है, जैसे P जो है मिड पॉइंट है AB का, तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4 + 1 5, 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि लेट P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB, BC, CD एंड DA, इन सब का मिड पॉइंट है। तो बताओ पॉइंट P कैसे निकलेगा, तो पॉइंट P निकालने के लिए क्या बोलेंगे, इन पॉइंट P जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4 + 1 / 2, फिर y कोऑर्डिनेट 1 + 7/2, 1 + 7/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, और यहाँ से 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट P आ गया। Q निकालते हैं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, यानी 1 - 6 / 2, और फिर अगला आ जाएगा 7 + 0/2, 7 + 0/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -5/2 आ जाएगा, -5/2, और ये हो जाएगा 7/2। Q का भी आ गया। R का निकाल लेते हैं। R का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
फिर -9 प्लस 0/2, इसको सॉल्व करते हैं तो -7/2 और ये आ जाएगा -9/2, ठीक है। अच्छा, अब s निकाल लेते हैं। s कैसे निकलेगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और फिर 1 - 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा -8/2 यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। चारों वर्टेक्स निकाल लिए, PQRS निकाल लिए। अब स्लोप निकालते हैं किसका, तो स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ PQ का स्लोप निकालते हैं, PQ का। तो PQ का स्लोप कैसे निकालेंगे, सॉरी स्लोप ऑफ PQ, देखो y2 - y1 करेंगे तो P कहाँ पे, ये रहा P, ये रहा P और ये रहा Q, ठीक है। तो PQ का स्लोप निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो y2 - y1 है ना, तो 7/2 -4 डिवाइडेड बाई -5/2 -5/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर में एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर में एलसीएम जाएगा 2, ठीक है। क्या बच जाएगा 7 - 8 आ जाएगा, नीचे एलसीएम 2 -5 -5, तो देखो ये जो एलसीएम वाला पार्ट ये कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा -1, नीचे कितना आ जाएगा -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/10 आ गया। स्लोप ऑफ PQ निकल गया। अब स्लोप ऑफ PQ निकाल लिए, SR निकालते हैं, स्लोप ऑफ SR, ठीक है। SR का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो S पॉइंट कहाँ पे, ये रहा S, ये रहा S और R ये रहा, तो इन दोनों का स्लोप निकालेंगे कैसे, y2 - y1 इधर से कर लेते हैं, -9/2 और -4 यानी +4 हो जाएगा अपॉन में, फिर -7/2, ऑर्डर सेम रखना है, -3/2, एलसीएम बोलो, एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ पे -9 और प्लस का 8, नीचे एलसीएम 2 -7 -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बच जाएगा -1, नीचे कितना -10, ये कट जाएगा 1/10, तो हम लोग बोलेंगे क्या, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ SR, तो बोलेंगे PQ इज पैरेलल टू SR। उसी तरह से आप इसका भी दिखा देना, SP और RQ का स्लोप क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो मिड पॉइंट ऑफ गिवन वर्टिसेस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये हो गया प्रूव्ड। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो अगर दो लाइन पैरेलल दिखाना हो तो दोनों का स्लोप बराबर कर देते हैं, है ना। और अगर परपेंडिकुलर दिखाना हो तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, प्रोडक्ट बोले तो गुना, है ना, दोनों का स्लोप का गुणनफल कितना आएगा -1। चलो अगले में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ऐसा होता है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है ना। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। हमें ये प्रूफ करना है कि मीडियन जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो परपेंडिकुलर होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका तीनों साइड इक्वल हो, जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। तीनों साइड का लेंथ सेम हो तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, तीनों साइड की लंबाई बराबर हो। अच्छा, अब मीडियन क्या होता है, तो मीडियन क्या होता है वो सुन लो आप। देखो ट्रायंगल किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन को बोलते हैं मीडियन। ये जो लाइन सेगमेंट है वो कर क्या रहा है, ट्रायंगल किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को, है ना, दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है वो सुन लो। ट्रायंगल का
ट्रायंगल है किसी भी एक वर्टेक्स उसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर होता है इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मेडियन बोलते हैं, सही है ना। तो एल्टीट्यूड और मेडियन ये दोनों इक्वल कब होता है, जब ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, मतलब तीनों साइड अगर इक्वल हो तो यहाँ से आप जो मेडियन ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर भी होगा और इसको दो पार्ट में डिवाइड भी करेगा। किस केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि यही हमें प्रूफ करना है कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो इसका जो मेडियन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यही चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और कुछ भी वर्टेक्स नहीं दे रखा है, सही है। तो ऐसे केस में, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल तरीका इसको मानते हैं, स्पेशल तरीके से इसको हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे। कैसे, वो सुनना। इसका जो हम लोग ए बी जो साइड है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। स्पेशल तरीके से इसको रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ए बी जो साइड है उसको हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया, ठीक है। अच्छा, और ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, चलो इसको मैं एम नाम देता हूँ, ठीक है ना, चलो ओ नाम देते हैं। मिड पॉइंट को हमने ओरिजिन पर रख दिया, मिड पॉइंट को हमने ओरिजिन पर रख दिया, ये क्या है, ओ मिड पॉइंट हमने मान लिया। और अगर हम ये मिड पॉइंट माने तो ये लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। और अगर ये मिड पॉइंट को हमने ओरिजिन पर रखा है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ये क्या होगा, वाई एक्सिस, क्योंकि ओरिजिन पे जो लाइन परपेंडिकुलर होता है वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्टेक्स ये है, चलो इसको सी मान लेते हैं, सी वर्टेक्स, इसको मान लो हमने अल्फा बीटा मान लिया, इस वर्टेक्स को हमने अल्फा बीटा मान लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, वो सुनना। अगर हम लोग ये दिखा दें कि ये जो लाइन है वाई एक्सिस है, या फिर ऐसा बोलो पॉइंट जो सी है, पॉइंट सी अगर इस वाई एक्सिस पे आ जाए तो ये जो सी ओ लाइन होगा वो लाइन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मेडियन भी हो जाएगा और परपेंडिकुलर होने के कारण ये एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। हालांकि उसने पूछा है कि बोला है कि प्रूफ कीजिए परपेंडिकुलर होगा, तो हमें सिर्फ इतना सा करना है, पॉइंट सी जो है वो वाई एक्सिस पे ही होगा, ये प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अगर पॉइंट सी वाई एक्सिस पे हुआ तो सीओ जो है वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि एक मीडियन है, जो कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पॉइंट सी को वाई एक्सिस पे दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट सी वाई एक्सिस पे कब होगा, पॉइंट सी वाई एक्सिस पे तभी हो सकता है जब इसका अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हो गया तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और वाई एक्सिस पे जितना भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ये आपको पहले से पता है। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ये आपको पता है पहले से। तो अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू जीरो दिखा दें तो ये बात प्रूफ हो जाएगा कि पॉइंट सी जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर पॉइंट सी वाई एक्सिस पे लाई करता है तो सीओ जो है वो परपेंडिकुलर होगा उसके अपोजिट साइड पे, जो कि एक मीडियन भी है, क्योंकि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इतना सा काम है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स को भी कुछ मान लेते हैं। अच्छा, इसका साइड को कुछ मान लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड की लंबाई इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हमने ए बी लेंथ को, ये जो हमारा ए बी लेंथ है, इस लेंथ को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, चलो हमने मान लिया 2a, क्या मान लिया, 2a मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ओ अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ a हो जाएगा, और यहाँ से भी यहाँ तक का लेंथ a हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, और ये जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि अल्फा की वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे वो सुनना। अगर ए बी की लंबाई 2a है तो ए सी की लंबाई भी 2a होगा और सी बी की लंबाई भी 2a होगा, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ए सी और सी बी की दोनों की लंबाई इक्वल होगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ए सी इज इक्वल टू 2a भी बोल सकते हो, है ना, एक ही बात है। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग ये लिख देते हैं कि ए सी जो है वो सी बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड बराबर होगा, तो ए सी इज इक्वल टू हमने सी बी लिखा। तो आप सॉल्व करेंगे इसको। ए सी सॉल्व कैसे होगा, तो अंडर रूट लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए सी से, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस ए का स्क्वायर, और फिर बीटा -0 का स्क्वायर, बीटा -0 का स्क्वायर, क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं।
फिर सी बी का लेंथ निकालेंगे, सी बी का, ये रहा सी और ये रहा बी। तो डिस्टेंस फार्मूला से अल्फा माइनस ए का स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा प्लस ए का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर, क्योंकि जीरो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ पे बीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बीटा स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2a अल्फा। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा। इस 2a अल्फा को इधर कर लेते हैं, तो 2a अल्फा प्लस 2a अल्फा इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4a अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 4a तो एक नंबर है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, सही ना। और हमें यही प्रूफ करना था, तो बोलेंगे पॉइंट सी जो है अल्फा कामा बीटा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 0 कामा बीटा लाइज ऑन वाई एक्सिस। सो CO परपेंडिकुलर टू किस पे है, AB पे। CO इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CO इज अ मीडियन। और ये बात हो गया प्रूफ, है ना। हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो मीडियन होगा वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा, और ये बात हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका, सही ना। ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, सही है ना। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो मीडियन, एल्टीट्यूड, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जितना भी मीडियन है वो सभी एल्टीट्यूड का काम करता है, ठीक है। यानी मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों इक्वल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर एट राइट एंगल। रोम्बस का जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे कट करता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, तो रोम्बस पहले समझते हैं होता क्या है। तो आप देखो रोम्बस में क्या होता है कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सभी साइड का लेंथ इक्वल होता है, सभी साइड का लेंथ इक्वल होता है, चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा होता है इसका, और इसका जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे कट करेगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ऐसा। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करना है। इसका डायगोनल जो है, इसका जो विकर्ण है वो परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और कोई भी वर्टेक्स नहीं दिया है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, कुछ स्पेशल तरीके से इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो देखो ये जो A है, B है, ये C एंड D, ये जो AB साइड है इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं। कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अच्छा, अब A से जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, A को हम लोग ऑरिजिन पे रख देते हैं, जो A पॉइंट है इसको कहाँ रख देते हैं, ऑरिजिन पे, ठीक है। और ये इसका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस हो गया, सही ना, ये इसका वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे कुछ वर्टेक्स को मान लेते हैं, चलो B को कुछ मान लिया जाए, इसके साइड के लेंथ को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, तो इतने लेंथ को चलो हम लोग H मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो B पॉइंट होगा वो H, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ऑरिजिन से जो ये लेंथ होगा वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अच्छा, D पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, चलो अल्फा बीटा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा मान लिए, ठीक है। तो C पॉइंट और C पॉइंट बच गया, तो C पॉइंट निकालेंगे। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है दिखाना है कि BD जो है वो परपेंडिकुलर होगा AC पे, ये दिखाना है। तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा, किसका, BD का स्लोप चाहिए होगा, AC का स्लोप चाहिए होगा। तो BD का स्लोप तो निकल जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पता है तो स्लोप निकाल लेंगे, लेकिन AC का स्लोप तो तब निकलेगा ना जब C पॉइंट पता हो। तो C पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो C पॉइंट निकालने के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और हमें पता है कि ऑरिजिन से जो ये लेंथ होगा वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा।
तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो पता है h है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता नहीं है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आता होगा जो ये गैप होगा, देखो जो ये गैप होगा वही गैप ये भी होगा, जो ये गैप है वही गैप ये है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है ना। तो सेम इंक्लाइंड होगा, है ना, सेम इंक्लाइंड होगा, सेम तरीके से झुका होगा। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है, अल्फा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ अल्फा है, ये भी क्या है, अल्फा है। क्योंकि ये अल्फा है तभी तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा आया है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले हैं तो ओरिजिन से ये लेंथ अल्फा रहा होगा, तभी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा बना होगा। तो इसका मतलब यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना रहेगा, अल्फा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंक्लिनेशन सेम होगा, है ना, रोम्बस है। तो h प्लस अल्फा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, h प्लस अल्फा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा h प्लस अल्फा, h प्लस अल्फा, ठीक है, h प्लस अल्फा इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, तो y कोऑर्डिनेट इसका वही होगा जो x एक्सिस से इसका हाइट होगा, और इसका हाइट जो है इसके हाइट के बराबर है ना। जो इसका हाइट है d का, उस वही हाइट c का है। तो d का जो हाइट है वो कितना है, बीटा है, तो इसका भी हाइट कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चारों कोऑर्डिनेट तो अब हमें पता हो गया। अब हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ किसका निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC निकाल लेते हैं। AC का स्लोप y2 माइनस y1 यानी बीटा माइनस 0 अपॉन में फिर क्या होगा, h प्लस अल्फा माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन h प्लस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्लोप ऑफ BD निकालेंगे। स्लोप ऑफ BD, बोलो स्लोप ऑफ BD कैसे निकलेगा, तो y2 माइनस y1 यानी बीटा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस h आ जाएगा। तो यह आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा माइनस h आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखाना होगा। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हुआ तभी बोलेंगे कि AC जो है BD पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो -1 आता हुआ नहीं दिख रहा है, सही ना, लेकिन -1 आएगा, कैसे वो सुनना। देखो अल्फा बीटा और h में कुछ रिलेशन है, ध्यान से देखो। ये लंबाई कितना है, बीटा है, ये लंबाई कितना अल्फा है, और ये लंबाई कितना है, h है। क्यों, क्योंकि ये लंबाई h है तो ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा। रोम्बस से चारों साइड का लेंथ सेम होगा। तो आप ये कह सकते हो कि h का जो स्क्वायर है वो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख के रख लेते हैं कि h स्क्वायर जो है, चूंकि ये 90 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो h स्क्वायर जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसको उठा के रख लिए, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। जरूरत होगा तो यूज भी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस पे आते हैं। स्लोप ऑफ AC का प्रोडक्ट लेने वाले हैं, स्लोप ऑफ BD का, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, तो इसका स्लोप हो गया बीटा अपॉन h प्लस अल्फा, इंटू में BD का स्लोप ये रहा, तो बीटा अपॉन अल्फा माइनस h आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस बी, a माइनस बी है ना। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, h प्लस अल्फा है तो इसको अल्फा प्लस h भी समझ सकते हो। तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, वो सुनना। अल्फा स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, तो अल्फा स्क्वायर h स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर लो, अल्फा स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बीटा का स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर और h स्क्वायर को इधर कर दिए, बीटा स्क्वायर को इधर कर देंगे, तो बीटा स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, h स्क्वायर इधर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस h स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके जगह अल्फा स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की जगह माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो अल्फा स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की जगह माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या आ गया, -1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BD इज इक्वल टू -1, है ना। स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ किसका, BD इज इक्वल टू कितना, -1। और अगर इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो 100% AC जो है वो परपेंडिकुलर होगा BD पे। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या, कि डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसका, रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, और ये हो गया प्रूव्ड।
तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।